दोस्तों नमस्कार, प्रेप एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इकोनॉमी से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और ये सभी क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा नियम यह कहता है कि बुरा पैसा संचरण में अच्छा पैसा जो है बाहर करता है। बुरा पैसे से संबंधित क्या चीज़ होता है, इसको जानेंगे। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन करने से बाहर करती है, ये कथन किसका है? ऑप्शन ये दिया गया है, वागर्स का नियम है, ग्रिप्स का नियम है, ग्रेशम का नियम है, या ऑप्शन डी जो दिया है केन का नियम है। तो कौन सा ऐसा नियम है जिसने जो है बुरा पैसा संचरण में अच्छा पैसा जो है बाहर करता है? ये नियम जो है ग्रेशम का है और ऑप्शन नंबर सी जो है इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेशम जो है एकदम सही उत्तर हो जाएगा। बुरी मुद्रा से होता है यानी बुरा पैसा जो होता है, इसका मतलब अर्थ हम लोग समझेंगे जिसका मूल्य उसके अंकित मूल्य के बराबर या उससे कम होता है, यानी अंकित मूल्य के बराबर या उससे कम होगा तो वो जो है बुरी मुद्रा कहलाएगी। अच्छी मुद्रा का जो है आशय है या अच्छा पैसा का आशय कि अंकित मूल्य से अधिक की जो है मूल्य की जो है संभावना होती है, तो उसको अच्छा पैसा या अच्छी मुद्रा कहते हैं। तो ये कथन किसका है? ये कथन किसने कहा था? तो ग्रेशम ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ग्रेशम एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ये कथन किसका है? ग्रेशम का है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला दूसरा प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा महारत्नों की सूची में नहीं आता है? महारत्न की बात किया जाए तो वर्तमान में जो है कुल 12 महारत्न है। कितने महारत्न हैं? 12 महारत्न हैं और इनमें से 12 महारत्नों में से कौन सा एक है जो नहीं है? ऑप्शन एक फर्स्ट दिया गया है, ए ऑप्शन है कोल इंडिया लिमिटेड है, ऑप्शन बी है इस्पात प्राधिकरण है, ऑप्शन सी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ऑप्शन सी डी जो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा, यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है ये महारत्न की श्रेणी में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, नियंत्रण क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? यह सुनिश्चित करना कि भूमि काश्तकारों को दी जाती है, ऑप्शन बी है यह सुनिश्चित करना कि संभाव्य सिंचाई को बेहतर का उपयोग हो, या फौज की कमान में क्षेत्रों का विकास करना, या डी ऑप्शन है चुने हुए क्षेत्रों में गरीबी दूर करना। तो नियंत्रण क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य जो है यह सुनिश्चित करना है कि जो है संभाव्य सिंचाई का बेहतर जो है उपयोग हो। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2 रुपये और उससे अधिक मूल्य वर्ग के करेंसी नोट का दायित्व कौन करता है? यानी जो 2 रुपये होते हैं या उससे अधिक के जो करेंसी नोट्स होती हैं उनका दायित्व कौन करता है? भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, या भारतीय स्टेट बैंक, या उपयुक्त से सभी का। तो इसमें से किसका दायित्व होता है? तो इसमें आरबीआई का होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो है इसमें दायित्व होता है। 2 रुपया या उससे अधिक मूल्य की करेंसी का दायित्व किसका होता है? तो आरबीआई का होता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा, आरबीआई। आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। 1 अप्रैल 1935 को जो इसकी स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1 रुपए के नोट तथा सिक्के और छोटे जारी किए जाते हैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारत सरकार द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा। तो किसके द्वारा जो है जारी किया जाता है? तो भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। भारत में 1 रुपया का जो नोट होता है या 1 रुपये जो सिक्का होता है इसको जो है कौन जारी करता है? तो 1 रुपये के नोट को भारत सरकार के द्वारा जो है जारी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6वां प्रश्न है आज का, आर्थिक विकास का प्राचल निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय है, राष्ट्रीय आय है, प्रति व्यक्ति ग्रामीण आय है, या ऑप्शन डी दिया गया है जनसंख्या जो है जनसंख्या। तो आर्थिक विकास का प्राचल जो है कौन सा है? तो प्रति व्यक्ति जो है ऑप्शन नंबर इसमें राष्ट्रीय आय जो है प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक विकास का जो है प्राचलन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें जो है प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय ऑप्शन नंबर ए जो है हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय निवल राष्ट्रीय आय कुल जनसंख्या राष्ट्रीय आय, या सकल राष्ट्रीय आय कुल जनसंख्या राष्ट्रीय आय कुल जनसंख्या। तो प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है राष्ट्रीय आय कुल जनसंख्या। ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो राष्ट्रीय आय कुल जनसंख्या प्रति व्यक्ति आय की जो है
का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, 8वां प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में विकास नीति के पर्यावरणीय संपोषण को सुनिश्चित करने की आवश्यकता वाला उद्देश्य निर्धारित किया था? तो 6वीं पंचवर्षीय योजना में, 7वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं या 9वीं? तो किस पंचवर्षीय योजना में जो है इसका निर्धारण किया गया था? 9वीं पंचवर्षीय योजना में जो इसका निर्धारण किया गया था। और 9वीं पंचवर्षीय योजना का वर्षकाल क्या था? तो 1997 से 2002 के बीच, 2002 के बीच जो इसकी समय अवधि थी। और उस समय के जो प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री थे, और इन्होंने जो इसकी यहाँ पे 9वीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका पर्यावरणीय संपोषण को सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी, यानी पर्यावरण से संबंधित कार्य किसमें किया गया था? 9वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। मुद्रास्फीति और कीमतों में वृद्धि की अवधि में धन की आपूर्ति होती है, वृद्धि होती है, कमी होती है, एक समान होती है, या फिर समानुपातिक रूप से वृद्धि या कमी होती है? तो मुद्रास्फीति और कीमतों में वृद्धि की अवधि में धन की आपूर्ति कैसे होती है? तो धन की जो है इसमें क्या होगी? धन की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। धन में जो है वृद्धि होगी, यानी जब मुद्रास्फीति या कीमतों में वृद्धि होगी तो क्या होगा? जो धन में वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 10वां प्रश्न आज, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बैंक जो है रुपए 1 लाख करोड़ के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाला पहला जो है बैंक बना है? आईसीआईसीआई या फिर एचडीएफसी या एसबीआई या पीएनबी? तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है बना है। ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम करेक्ट आंसर जो है एसबीआई हो जाएगा। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में जो है की गई थी, 1955 में। ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता है? शिक्षित, संरचनात्मक, मौसमी, या डी ऑप्शन है पूर्ण? तो बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता है, तो ये जो है मौसमी। ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी रेखा के आंकलन के लिए कौन सी समिति की सिफारिश का पालन किया जा रहा है? तो भारत में अगर गरीबी रेखा के आकलन को जानकारी चाहिए तो किस समिति की सिफारिश की जा रही है? केलकर का समिति, देसाई समिति, तेंदुलकर समिति, या फिर लकड़ा वाला समिति? तो इसमें तेंदुलकर समिति जो है एकदम राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो तेंदुलकर समिति की जो है सिफारिश की जा रही है भारत में गरीबी रेखा के आकलन को करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार का लेन देन नहीं करता है? नागालैंड का, असम का, जम्मू कश्मीर का, या फिर राजस्थान का? तो ये जम्मू कश्मीर का जो है नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तम मुद्रा निकृष्ट मुद्रा को संचलन से बाहर निकाल देती है, निकृष्ट मुद्रा उत्तम जो है मुद्रा को संचलन से बाहर निकाल देती है, या ऑप्शन सी है उत्तम और निकृष्ट मुद्रा एक साथ संचलन नहीं कर सकती है या कह नहीं सकते हैं? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन एकदम सही है? तो निकृष्ट मुद्रा जो है उत्तम मुद्रा के संचलन को बाहर कर देती है। निकृष्ट मुद्रा का मतलब हो गया बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा के प्रचलन को बाहर निकाल देती है। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय है? योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, या वित्त मंत्री? ऑप्शन डी है केंद्रीय मंत्रिमंडल गया था। तो भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला जो है सर्वोच्च क्या है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद है। ऑप्शन नंबर वी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला क्वेश्चन 16वां प्रश्न है, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड का प्रयोजन क्या है? आवक, पर्यटन को बढ़ावा देना, मेक इन इंडिया को गुणवत्ता का एक लेबल बनाना, व्यापार मेलों का आयोजन करना, या सूचना प्रौद्योगिकी सेक्टर को जोखिम में पूंजी? ऑप्शन नंबर सी है व्यापार मेले का प्रयोजन करना। ऑप्शन डी सूचना प्रौद्योगिकी सेक्टर को जोखिम पूंजी उपलब्ध कराना। तो इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड जो है इसका प्रयोजन क्या था? तो इसका प्रयोजन था
मेड इन इंडिया को गुणवत्ता का एक लेबल जो है बनाना था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? लियोन टीफ का इनपुट आउटपुट मॉडल, या हेरोड डोमर मॉडल, या फिर महालोनिस का 2 सेक्टर मॉडल, या महालनोबिस का 4 सेक्टर मॉडल। तो इसमें भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना जो किस पर आधारित थी? हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? मालिक के कब्जे में मकानों का आरोपित किराया, नए पुलों के निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय, लॉटरी जीतना, या फिर किसी मकान की बिक्री के लिए एजेंट को दिया गया कमीशन। तो निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? तो लॉटरी जीतना को जो है इसमें काउंट नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा, लॉटरी जीतना। अगला क्वेश्चन है, योजना और नियंत्रण इस प्रकार से संबंधित हैं कि योजना नियंत्रण से प्रारंभ करती है, नियंत्रण योजना को प्रारंभ करती है, दोनों समवर्ती हैं, या दोनों चक्रीय प्रकार से एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। तो योजना और नियंत्रण जो है किस प्रकार से संबंधित है, 19वां प्रश्न है। तो ये जो है दोनों चक्रीय प्रकार से एक दूसरे के साथ चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक सुलभ माध्यम है दूरदर्शन, रेडियो, सिनेमा, समाचार पत्र। तो सबसे जो है सुलभ माध्यम हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समाचार पत्र जो है भारत में सर्वाधिक सुलभ माध्यम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नवरत्न नहीं है? सेल है, बीएचईएल है, एनटीपीसी है, या भारतीय जहाज रानी निगम है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है भारतीय जहाज रानी निगम है जो उपक्रम, नवरत्न जो है सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नवरत्न नहीं है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1 जनवरी 2012 से 31 दिसंबर 2017, 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2016, 1 जनवरी 2011 से 31 दिसंबर 2016, या 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का समयकाल जो था वो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2017, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 के बीच 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है समयकाल था। अगला क्वेश्चन दिया गया, मुंबई शेयर बाजार की स्थापना 1947 को, 1957 को, 1900 या फिर 1857, 1975। तो 1975 को जो है इसकी स्थापना की गई थी मुंबई शेयर बाजार की। ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पद हरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद जोर देता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद की तीव्र वृद्धि पर, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि पर, आर्थिक विकास पर, या चिर अस्थायी विकास पर। तो पद हरित सकल जो है राष्ट्रीय उत्पाद है ये किस पर जोर देता है? तो ये जोर देता है चिर अस्थायी विकास दर पर। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चिर अस्थायी विकास दर पर जो है पद हरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है जोर देता है। अगला क्वेश्चन हो गया, मुद्रा योजना के अंतर्गत अधिकतम अनुग्रह ऋण सीमा कितनी होती है? 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 5 लाख रुपये, या फिर 10 लाख रुपये। तो इसमें 10 लाख रुपये जो मुद्रा योजना के अंतर्गत अधिकतम अनुग्रह ऋण जो है 10 लाख होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा, 10 लाख। उस सटोरिये को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है जो इस उद्देश्य से स्टॉक को बेच देता है कि कीमत गिरने पर उसको पुनः खरीद लेगा? तिजड़िया कहा जाता है, मदड़िया कहा जाता है, या फिर बोर, या फिर बाइसन। तो उसको मदड़िया कहा जाता है कि अगर स्टॉक को बेच देगा और जैसे ही स्टॉक का जो है कीमत गिरेगी उसको तुरंत वो खरीद लेगा, तो उनको जो है बियर या मडारिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय में शामिल है भूकंप पीड़ितों को वित्तीय सहायता देना, किसी बच्चे को जेब खर्च, लॉटरी का कोई पुरस्कार जीतना, नए मकान का निर्माण। तो इसमें राष्ट्रीय आय में कौन सा शामिल है? तो नए मकान का निर्माण जो इसमें शामिल होता है राष्ट्रीय आय में। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय लेखा द्वारा किसके संपूर्ण आय और व्यय का अध्ययन होता है? परिवार, राज्य, अर्थव्यवस्था, या फिर ऑप्शन नंबर इसमें ऑप्शन नंबर डी संगठन।
तो इनमें से जो है राष्ट्रीय आय लेखा द्वारा किसके संपूर्ण आय और व्यय का अध्ययन होता है, तो ये जो है राज्य का जो है अध्ययन होता है। राज्य जो है हमारा एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में कौन सम्मिलित नहीं है, एग्जिम, सिडबी, नाबार्ड या ऑप्शन नंबर डी है बीओआई। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में शामिल नहीं बीओआई, यानी जो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें शामिल नहीं है। बाकी एग्जिम, सिडबी, नाबार्ड तीनों जो इसमें शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री थे, जगदीश भगवती, BKR राव, कौशिक बसु, ऑप्शन डी है मनमोहन सिंह। तो भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले जो है अर्थशास्त्री कौन थे, तो BKR राव थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता जो है शून्य होती है, मौसमी बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर ढांचागत बेरोजगारी। तो उसको जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, जिनमें जो है कृषि श्रमिकों की उत्पादकता जो है शून्य होती है, उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति तैयार करता है। राजकोषीय नीति जो है RBI, सेबी, IRDA या फिर वित्त मंत्रालय। तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है इसको तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रति वर्ष कौन प्रकाशित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय या फिर वाणिज्य मंत्रालय। तो भारत में आर्थिक सर्वेक्षण या सरकारी स्तर पर प्रति वर्ष कौन जारी करता है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा जो इसको जारी किया जाता है। और ऑप्शन नंबर सी जो है इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बैंकों में से किस बैंक को हाल ही में यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तित किया गया था। तो इसको किस बैंक को जो है परिवर्तित किया गया था, IDBI बैंक को जो है परिवर्तित किया गया था। निम्नलिखित में से किसकी सबसे कम सार्वभौमिकरण या फिर ग्लोबलाइजेशन की संभावना है। तो श्रम शक्ति का चयन है या फिर कुविया चिरिफ का है, ऑप्शन नंबर बी है, या निवेश के साधन जुटाना है या फिर ढांचागत सुविधाओं को बढ़ाना है या फिर लोकेशन ऑफ कैपिटल वर्क्स। तो इसमें किसका जो है सबसे कम सार्वभौमिकरण की संभावना सबसे कम किसकी है। तो सबसे कम जो है ढांचागत सुविधाओं को बढ़ाना है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवांछनीय भुगतान संतुलन की समस्या कब होती है। आयात निर्यात से, आयात बड़ा हो निर्यात से, या फिर आयात निर्यात बराबर हो, मुद्रास्फीति घट जाती है। कोई भी विकल्प सही नहीं है, ऑप्शन डी। तो अवांछनीय भुगतान संतुलन की समस्या जो है क्या होती है, तो आयात जो है निर्यात से ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या अर्थशास्त्र में आर्थिक कार्यकलाप नहीं होता है। अध्यापक द्वारा विद्यार्थी को कॉलेज में पढ़ाया जाना, या अध्यापक द्वारा विद्यार्थी को कोचिंग संस्था में पढ़ाया जाना, अध्यापक द्वारा घर में अपनी पुत्री को पढ़ाया जाना, या अध्यापक द्वारा सर्व शिक्षा अभियान स्कीम के अंतर्गत विद्यार्थी को पढ़ाया जाना। तो इसमें अर्थशास्त्र में आर्थिक कार्यकलाप क्या नहीं होता है, तो अध्यापक द्वारा घर में अपनी पुत्री को पढ़ाना ये जो है नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक जो है ICICI बैंक में मिलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, बैंक ऑफ मदुरा, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया। तो इसमें ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, और इसमें अगर देखा जाए तो BOR बैंक ऑफ राजस्थान की जितनी भी शाखाएं थे इनको भी जो इसमें मिलाया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत के योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। 1942, 1947, 1950 या फिर 1955। तो भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो इसका गठन 15 मार्च को किया गया था। कब, 15 मार्च 1950 को जो है भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। और 17 अगस्त 2017 को इसको जो है निष्क्रिय कर दिया गया था। कब, 17 अगस्त 2014 को।
उसके बाद में योजना आयोग का नया नाम रखा गया, योजना आयोग का जो है नाम बदल दिया गया था और नीति आयोग रखा गया था। क्या रखा गया था? नीति आयोग। और ये नीति आयोग कब रखा गया था? तो ये इसका नाम बदल करके 1 जनवरी 2015 से इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं और नीति आयोग जो है कब बनाया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को इसका गठन कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि सेंट्रल बैंक मुद्रा आपूर्ति को प्रोत्साहित करना चाहता है और उधार मुद्रा की लागत को कम करना चाहता है तो उसे नकदी रिजर्व अनुपात को कम करना चाहिए, बट्टे की दरें बढ़ानी चाहिए, सरकारी प्रभूतियों की बिक्री करनी चाहिए और प्रयुक्त में से सभी। तो यह सेंट्रल बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति को प्रोत्साहित करना चाहता है तो उधार मुद्रा की लागत को जो है कम से कम करना चाहता है तो नकदी रिजर्व अनुपात को कम करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, चेलैया समिति किस क्षेत्र के जांच के लिए गठित की गई थी? केंद्र राज्य संबंध, औद्योगिक ऋणग्रहणता, कर या बीमा? तो ये कर या टैक्स के लिए जो है ये समिति जो है गठित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर जो है कर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, वह स्थिति जिसमें लोगों की आय का स्तर जो है खपत का न्यूनतम खर्चा करने के लिए पर्याप्त ना हो, पूर्ण निर्धनता है, सापेक्ष निर्धनता है, शहरी निर्धनता या ग्रामीण निर्धनता? तो वह स्थिति जिसमें लोगों की आय का स्तर खपत या न्यूनतम खर्चा के लिए पर्याप्त ना हो तो उसे जो है पूर्ण निर्धनता कहेंगे। यानी हमारी जो आय है, आय से जो है हम लोगों को खर्चा जो हमारा पर्याप्त नहीं होता है, जितना भी हम कमाते हैं तो उसको पूर्ण निर्धनता बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में रेपो दर का निर्धारित कौन करता है? आरबीआई करती है, आईएमएफ करता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन या भारतीय प्रतिभूतियों बोर्ड? तो भारत में रेपो दर की गणना जो है आरबीआई के द्वारा जो है गठित की जाती है। आरबीआई इसका एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टॉक एक्सचेंज पर इनमें से क्या होता है? थोक दर पर वस्तुएं खरीदी बेची जाती है, खुदरा दर पर वस्तुएं खरीदी और बेची जाती है, प्रतिभूतियां खरीदी बेची जाती हैं, इनमें से कोई नहीं। स्टॉक एक्सचेंज पर इससे जो है क्या लाभ होता है ये पूछा गया है। तो इनमें जो है प्रतिभूतियां खरीदी और बेची जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भरता, औद्योगिक विकास, आर्थिक विकास या कृषि विकास? तो पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि विकास, यानी कृषि के क्षेत्र में जो है विकास करना, कृषि को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, बैंक दर किसकी ब्याज दर मानी जाती है? जिस पर जनता वाणिज्यिक बैंक से धन उधार लेती है या जिस पर जनता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से धन उधार लेती है, जिस पर वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से धन उधार लेता है, जिस पर वाणिज्यिक बैंक जनता को धन से उधार देती है? तो बैंक दर किसकी ब्याज दर जो है मानी जाती है? तो बैंक दर जो है जिस पर वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से धन उधार लेता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के लिए पूरा मॉडल का समर्थन किसने किया? एम.एस. स्वामीनाथन ने, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने या फिर एम.एस. खुसरो ने? तो ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के लिए किसने जो है पूरा मॉडल का समर्थन किया था? तो इसका समर्थन एपीजे अब्दुल कलाम जी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, राजस्व व्यय तथा राजस्व आय का अंतर क्या कहलाता है? राजस्व, कुल व्यय, कुल राजस्व घाटा या फिर कुल राजस्व? तो इसमें राजस्व आय एवं व्यय का अंतर जो है राजस्व घाटा कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का आखिरी प्रश्न है, किसी देश को अनन्य आर्थिक क्षेत्र उसके तट से कितनी दूरी तय होती है? 120 किलोमीटर, 220 किलोमीटर, 320 या 420 किलोमीटर? तो किसी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र उसके तट से 320 किलोमीटर की दूरी जो है होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो अब तक पहुँच सके।